इस कार्यक्रम के प्रेरक, इसके आयोजक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उपाध्यक्ष श्रीमती बीना मौर्य जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रोफेसर राम नरेश चौधरी जी, अंबेडकर महासभा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, और आज के इस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सभी अनुयायी गण, मैं सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके 64वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए उनके श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, यह वर्ष जब हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस महापरिनिर्वाण दिवस को यहाँ पर आयोजित करके उनके संघर्षों और उनके आदर्शों का यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इस वर्ष कुछ अलग कार्य हुए हैं। एक, याद करिए, जब 1950 में 26 जनवरी के दिन इस देश ने जिस संविधान के शिल्पी के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरे जीवन की साधना संविधान निर्माण के लिए समर्पित की थी, और इस देश ने वह संविधान पूरे देश के अंदर लागू किया, मात्र 2 वर्ष के अंदर छल कपट से उस संविधान में एक धारा 370 जोड़ी गई। 1952 में जब संविधान के अंदर धारा 370 जोड़ी गई थी, तब भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने न केवल विरोध किया था, बल्कि अपनी असहमति व्यक्त करते हुए इस बात को कठोरता पूर्वक कहा था कि धारा 370 कश्मीर के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी। ये धारा 370 देश के अंदर विभाजनकारी तत्वों को सिर उठाने का अवसर प्रदान करेगी, और जैसे भी हो इस धारा 370 को समाप्त करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, जो कि शुरू से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिभा और उनकी तेजस्विता से भयभीत थी, इसलिए उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को अनसुना कर दिया। जो बात 1952 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी, आप देख रहे होंगे, वो बात अक्सर सही बैठी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सपने को साकार करने का जो कार्य देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सचमुच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह सच्ची श्रद्धांजलि है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान
संविधान सभा ने अंगीकार किया था, लेकिन 1949 से लेकर के 2015-16 तक कभी भी इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में नहीं मनाया गया। लेकिन जब 70 वर्ष बीते तो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही यह संभव हो पाया कि बाबा साहब की स्मृतियों को ताजा करते हुए संविधान निर्माण के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के प्रति उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया गया। और इस बार तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने विशेष सत्र भी आयोजित किया। ये विशेष सत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ मूल कर्तव्यों को लेकर के समर्पित था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य कहा था कि हर नागरिक के लिए ये चीजें आवश्यक हैं। और जो व्यक्ति संविधान का सम्मान नहीं कर सकता, संविधान का अपमान करता है, वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी एक प्रकार से अपमान करता है। क्योंकि भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा बसती है। इसलिए जब भी भारत के संविधान का अपमान होगा तो यह अपमान अप्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। और इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मना करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किया। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद नारे और बड़ी बड़ी घोषणाएं तो होती थी, लेकिन सही मायने में वंचित तबके के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़ी उन जातियों के बारे में कोई भी ठोस कार्य योजना बना करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो संभवतः सामाजिक भेदभाव भी समाप्त होता, आर्थिक भेदभाव भी देश के अंदर समाप्त होता। इस सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को, राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास भी अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। जब उन्होंने इस बात की घोषणा की कि 2022 तक हर गरीब को हम सिर ढकने के लिए एक एक छत देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में उसे आवास उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे, हर गरीब को एक एक शौचालय बना करके देंगे, गरीब के घर में भी, दलित के घर में भी, वंचित के घर में भी विद्युत का कनेक्शन जलेगा और गरीब के घर में भी रसोई गैस का कनेक्शन जलेगा। गरीब को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आयुष्मान भारत में प्राप्त होगी। यह कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसलिए जो लोग दलित समुदाय को, वंचित समुदाय को भड़काते थे, उन सब ने इस बात को देखा कि वास्तव में भड़काने वाले लोग कौन हैं और हितैषी उनका वास्तव में कौन है, आज देश के सामने आ गया है। और यही कारण है कि पूरा देश आज इस बात को स्वीकार कर चुका है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को सही मायने में आजादी के बाद किसी एक महापुरुष ने साकार किया है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2.5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 28 लाख से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध कराने का कार्य किया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया। 1 करोड़ 16 लाख गरीबों को हम लोगों ने विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए। 1 करोड़ 46 लाख परिवारों को
रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए, लगभग 7 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया। ये सभी कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करके उस महापुरुष के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने समाज के दलितों को, गरीबों को, वंचितों को और समाज का तबका जो उपेक्षित था उन सभी लोगों के कल्याण के लिए ही इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और यही नहीं, अभी मुसहर की बात यहां पर श्री लालजी प्रसाद प्रजापति जी के द्वारा कहा जा रहा था। हमने आने के तत्काल बात तय किया, हर बनटांगिया मजदूर को, हर मुसहर जाति के परिवार को, हर थारू जनजाति के परिवारों को, कोल जनजाति के परिवारों को अनिवार्य रूप से आवास उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। बांसफोड़ समुदाय के लोग हैं या जो लोग जहां तहां से अपना गुजर बसर करते हैं उनके लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था, और वह व्यवस्था थी कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हम लोगों ने बनाया, जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण में बड़ी बड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया। जहां एक तरफ उन लोगों से जमीनों के कब्जों को वापस लेकर के सरकार को कब्जा वापस दिलाने का कार्य किया, वहीं साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि जिस गरीब के साथ, जिस दलित के पास, जिस वंचित के पास अपने मकान बनाने के लिए जमीन नहीं होगी, सरकार उसको जमीन का पट्टा दे करके उसका मकान बनाने की कार्रवाई भी प्रारंभ करेगी। और पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे किया गया। मुझे याद है, मैं अभी पिछले सप्ताह एक बयान पढ़ रहा था एक घोर दलित विरोधी पार्टी का, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव अपमान किया, जो लगातार जिनकी कुख्याति ही इस कार्य के कारण रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि वे 6 दिसंबर की तिथि के अवसर पर यह कार्य करेंगे कि जगह जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देंगे। यह हर भारतीय का दायित्व बनता है, भारत माता के ऐसे महान सपूत, भारत के संविधान के शिल्पी बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करें। यह हर भारत के नागरिक का दायित्व है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2016-17 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार इसी प्रदेश के अंदर थी, अनुसूचित जाति जनजाति की किसी भी छात्र को न छात्रवृत्ति दी गई थी और न उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति का ही कार्य किया गया था। और इस कार्य को जब 17 में हमारी सरकार आई तो हमने 2016-17 का भी और 17-18 की भी धनराशि एक साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने का कार्य किया। और यही नहीं, हम लोगों ने यह भी कार्य उस समय किया था जब श्री लालजी प्रसाद प्रजापति निर्मल जी ने जब यहां पर इस बारे में कहा कि यहां पर इन्होंने इस बारे में हमें हमारे सामने कहा कि अगर ये आय की सीमा को 2 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख कर देते तो बहुत सारे बच्चे इससे कवर हो जाते। हमने उसको भी मान्यता दी। और यही नहीं, हमने इस बात को भी कहा हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए, उनकी तस्वीर रहनी चाहिए। तस्वीर इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि महापुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद होनी चाहिए। उस महापुरुष के संघर्षों से प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए। उस महापुरुष ने किन विपरीत परिस्थितियों में कार्य प्रारंभ किया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किन विपरीत परिस्थितियों में अपना अध्ययन किया था, जब समाज में व्यापक रूप से छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव था, तमाम प्रकार के बंधन थे। उन विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी स्कूली शिक्षा प्रारंभ की। और स्कूली शिक्षा ही नहीं, उच्चतम शिक्षा प्राप्त की।
दुनिया के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों में एक में उनका नाम आया और दुनिया के प्रख्यात न्यायविदों में उनका नाम भी आया। ये उनके संघर्ष और उनकी प्रतिभा का लोहा है। दुनिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया। पूज्य बापू ने, महात्मा गांधी जी ने इसीलिए देश के संविधान निर्माण के समय, उस समय की संविधान सभा को इस बात का सुझाव दिया था कि संविधान का जब प्रारूप बनेगा तो प्रारूप बनाने के लिए आपको बाहर से किसी व्यक्ति की सेवा नहीं लेनी पड़ेगी। वह पहले से भारत के अंदर मौजूद है और वह नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। आप उनकी सेवाओं को लीजिए। वह एक ऐसा संविधान बना करके देंगे जो भारत के लोकतंत्र की आत्मा जिसमें बसती हुई दिखाई देगी। और यही कारण है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत के संविधान को गला घोंटने का कार्य किया था, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को रौंदने का कार्य किया था, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का कार्य किया था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान की ताकत है कि भारत के संविधान की ताकत की कीमत आज आप सब देख सकते हैं। हर एक स्तर पर ये किस रूप में प्रभावी ढंग से है कि जो लोग लोकतंत्र को तोड़ना चाहते थे, लोकतंत्र तो आज भी देश के अंदर हैं, लेकिन वे राजनीतिक दल पूरी तरह आज विलोप होने के कगार पर जा रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र के साथ जिन्होंने धोखा किया, आज जनता उन्हें सबक सिखा रही है। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, जनता आज उनकी वास्तविकता को समझ चुकी है। आज उन्हें स्वयं इतिहास की एक वस्तु बना करके छोड़ दे रही है। और यही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान देने का कार्य किसी ने किया तो भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं वह कार्य अगर किसी एक महापुरुष ने किया तो वह कार्य किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आखिर यह देश 1947 में आजाद हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की आजादी के आंदोलन में बहुत पहले से जुड़ चुके थे। आजाद भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी बने, उससे पहले संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने। देश का मार्गदर्शन हर एक विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने किया। क्यों नहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस समय सम्मान मिला? क्यों नहीं उनकी जन्मभूमि को, उनकी शिक्षा भूमि को, उनकी दीक्षा भूमि को, महापरिनिर्वाण की भूमि को और उनकी चैत्य भूमि को सम्मान दिया गया? ये पंच तीर्थ अगर किसी ने विकसित किए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित किए। उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश, उच्च शिक्षा उन्होंने इंग्लैंड में रह करके जिस भवन में की, इंग्लैंड के उस भवन को छात्रावास के रूप में विकसित करने, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को व्यवस्था के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक और वहां पर जाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, उनकी दीक्षा भूमि नागपुर, उनकी दिल्ली में महापरिनिर्वाण जिस स्तर पर उनका हुआ था उस भूमि को और मुंबई की चैत्य भूमि को विशाल स्मारक के रूप में बनाने का कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उनके प्रमुख स्थलों को सम्मान देने और उन्हें भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का कार्य किसी ने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको इन कार्यों के बारे में समझने की आवश्यकता है। आज जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सदैव शिक्षा पर जोर देने की बात कही और वंचित और दलित तबके के लोगों को उन्होंने इसी बात के लिए कहा कि शिक्षित बनो, परिश्रम करो और शिक्षित और परिश्रम करके अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करो। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। और मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है
प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से इन योजनाओं को आप सभी को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी ने यहां पर जो अनेक कार्यक्रम इनके द्वारा प्रारंभ होते हैं, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए इनके द्वारा एक कुछ नई कार्य योजना बनाई जा रही है और मैं चाहूंगा कि इस कार्य योजना को अविलंब आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और हमने इस बारे में बार बार इनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं। अगर हर वर्ष हम केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैंड अप की योजना में ये व्यवस्था बनाई कि हर बैंक हर वर्ष कम से कम 2 एक अनुसूचित जाति जनजाति का और एक महिला उद्यमी को 1 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने का, सस्ते दाम पर बिना गारंटी के लोन दिलाने का कार्य करेगा। अगर ये कार्य हर जनपद में, प्रदेश के अंदर लगभग 18,000 बैंक की शाखाएं हैं, अगर एक वर्ष में 18,000 36,000 ऐसे उद्यमियों को आगे बढ़ा सकेंगे, आप याद करिए कितना बड़ा कार्य हो सकता है। बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और मात्र 5 वर्ष में 90,000 ऐसे लोग खड़े हो सकते हैं जो आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने में जिनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही हर जनपद में चिन्हित नौजवानों को चिन्हित करके एक टीम बना करके इस कार्यक्रम को श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश वित्त एवं विकास निगम आगे बढ़ाने का कार्य करे। प्रदेश सरकार उन्हें भरपूर सहयोग करेगी, जिससे हर एक जगह हम लोग इस प्रकार के आर्थिक रूप से स्वावलंबी नौजवानों की टीम खड़ा करके दलित और वंचित वर्ग को भी सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक बड़े स्मारक को बनाने की दृष्टि से जो एक कार्य योजना बननी है, अविलंब इसकी कार्य योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ पर जो कार्यक्रम हमें बार बार बाहर करना पड़ता है। आज तो अच्छी बात है कि हम यहाँ पे 6 दिसंबर को भी और 14 अप्रैल को भी एकत्र होते हैं, लेकिन सामान्य दिनों में मौसम ठीक है तो कार्यक्रम हो पाते हैं, लेकिन अगर बरसात होती तो क्या हम कार्यक्रम कर पाते? इसलिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर एक अच्छा ऑडिटोरियम भी हो, जहां के माध्यम से कार्यक्रम बन सके, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी कार्यक्रम हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए दिवसों पर हम कार्यक्रम आयोजित कर सकें। इस प्रकार की कार्य योजना कहीं पर बननी चाहिए, तय होनी चाहिए। इसके बारे में एक अच्छी कार्य योजना बना सकेंगे तो अच्छी बात होगी। मैं एक बार पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उनके 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संघर्षों से, उनके आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें, इस विश्वास, इस बात को लेकर के आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आपकी घोषणा से गदगद हैं, आशान्वित हैं कि जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहब से जुड़े स्थलों का संवर्धन, संरक्षण और उनको विकसित करने का कार्य किया है, अंबेडकर अस्थि कलश परिसर के रूप में इस स्थल को भी शीघ्र ही समाज के एक तीर्थस्थल के रूप में जाना जाने लगेगा। इसकी अपनी एक अलग पहचान रही है, बाबा साहब की अस्थियां हैं। हम बहुत बहुत अंबेडकर महासभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अंत में हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर कौलेश्वर प्रियदर्शी जी को आमंत्रित करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आगमन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ वज़ीर आला को कि हमारा ऑडिटोरियम यहाँ तैयार होगा। आप तमाम हजरात खड़े होकर के शुक्रिया अदा करें। आप सब लोग खड़े हो जाइए। हमारे महासभा में
टेंट नहीं होगा। 14 अप्रैल के पहले यहाँ तक ऑडिटोरियम इंशाल्लाह होगा। मुख्यमंत्री घोषणा का हम सब लोग स्वागत करते हैं, इस सवाल करते हैं। श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुखारबिंद से आशीर्वचन से अंबेडकर महापरिसर अब एक भव्य स्मारक में बदलेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ दलित और देश के 30 करोड़ दलित आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द आपके आशीर्वाद से यहाँ पर हम लोग एक अच्छे ऑडिटोरियम में बैठेंगे, जहाँ पर लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय होगा, बच्चे आके पढ़ सकेंगे, रह सकेंगे। आप बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख कर रहे थे, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जो एक कुशल संगठन करता है, माननीय मंत्री श्री स्वयं प्रसाद मौर्य जी, माननीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, महासभा के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।